तो आपका जो टॉपिक है वो है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और करेंसी कंट्रोल। ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है कि जो आप एसक्यूएल की क्यूरीज वगैरह चलाते हो या डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड को चेंज करते हो, इंसर्ट करते हो, तो वो जो आप क्यूरी चला रहे हो तो ये जो ऑपरेशन होता है उसको बेसिकली ट्रांजैक्शन कहते हैं। Transaction is basic unit of consistent and reliable computing. In general, it is made up of sequence of read and write operation on database together with computation steps. ठीक है, रीड और राइट ऑपरेशन डेटाबेस पे जो आपने करने हैं उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है बेसिकली। कि आप कोई डाटा को उसमें इंसर्ट कर रहे हो तो आप राइट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो तो आप राइट कर रहे हो। अगर आप कोई उसके अंदर से रो को सिर्फ रीड कर रहे हो, सिलेक्ट की कमांड चला रहे हो तो वो खाली रीड है। Consistent transaction keeps a database consistent regardless of the fact that a transaction may execute concurrently with other transaction. अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रांजैक्शन का, अभी तक हमने जो डेटाबेस में क्यूरी चलाई है, हमने स्टैंड अलोन डेटाबेस पे काम किया है। लेकिन नॉर्मली डेटाबेस पे एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स डाटा में रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी डिफरेंट एट अ टाइम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं डेटाबेस के किसी स्पेसिफिक टेबल के ऊपर, इवन सिंगल रो के ऊपर भी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं एट अ टाइम, रिक्वेस्ट आ सकती है। तो और कुछ ट्रांजैक्शंस फेल भी हो जाती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग कि आपने कुछ चलाया और कोई कनेक्टिविटी इशू आया या कोई और प्रॉब्लम था और ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो गई। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि एग्जांपल मैं आपको इसकी दे देता हूँ। जिस तरह बैंकिंग है, अकाउंट्स है, उसके अंदर अकाउंट मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं, जिसके अंदर आपने अकाउंट्स के अंदर कैश विड्रॉल भी करना, मतलब विड्रॉल करना है या डिपॉजिट करना है, जो भी आपने करना है उसकी ट्रांजैक्शन मल्टीपल चल रही होती हैं और कंकरेंट किसी भी जगह से आप कर सकते हो। तो एक ही डेटाबेस के ऊपर मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल लोकेशन से एट अ टाइम डाटा राइट भी कर रहे होते हैं, रीड भी कर रहे होते हैं और मॉडिफाई भी कर रहे होते हैं। और डेटाबेस कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है कि डेटाबेस इज इन कंसिस्टेंट स्टेट इफ इट ओबेज ऑल द कंसिस्टेंसी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स डिफाइंड ओवर इट। ठीक है, कंसिस्टेंट स्टेट में अगर ये सारे के सारे इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के ऊपर डिफाइन है, उनको ये ओबे करता है लॉस को। और डेटाबेस स्टेट चेंजेस अकर ड्यू टू मॉडिफिकेशन, इंसर्शन एंड डिलीशन। अगर आप रिकॉर्ड डिलीट करते हो, मॉडिफाई करते हो या इंसर्ट करते हो नई रोज, तो ये जो है आपका बेसिकली स्टेट चेंज डेटाबेस की होती है इसमें। और इन सब को अपडेट्स कहते हैं कि मॉडिफिकेशन, इंसर्शन और डिलीशन जैसी चीज़ें ये अब डेटाबेस मतलब अपडेट के टर्म में आता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के अंदर। एन अपडेट ट्रांजैक्शन कैन लीव डिजास्टर्स इफेक्ट ऑन डेटाबेस। अगर दो ट्रांजैक्शंस सेम डाटा आइटम को अपडेट करने की कोशिश करें तब आपका इशू आ सकता है। और अगर सिस्टम अकर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन, कि अगर सिस्टम फेलियर होता है तब मसला आ जाता है। फॉर रीड ओनली क्यूरीज नाइदर ऑफ दिस कंडीशन प्रॉब्लम। अगर आप डेटाबेस में कोई राइट कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो, मतलब टुगेदर ये क्या चीज़ है कि अपडेट वाली आप चला रहे हो चीज, ठीक है, अपडेट्स कर रहे हो जिसमें मॉडिफिकेशन, इंसर्शन या डिलीशन आ रही है, तो सिर्फ उस केस में आपके पास ये दो इश्यूज आ सकते हैं ट्रांजेक्शन के। ठीक है, अगर आप रीड ऑपरेशन कर रहे हो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि रीड में आप डाटा को मॉडिफाई तो नहीं कर रहे। रीड ऑपरेशन के दौरान आपकी अगर ट्रांजेक्शन फेल भी होगी तो सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डाटा तो डेटाबेस तो आपका कंसिस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू पार्सली चेंज तो हुई नहीं। आप तो सिर्फ रीड किया तो डाटा पड़ा होता है। अगर वो रीड नहीं भी हो पाया, ट्रांजेक्शन फेल भी होगी, तो कोई इशू नहीं है, डेटाबेस कंसिस्टेंट ही रहेगा। अच्छा, डेटाबेस क्या है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन उस पर एग्जीक्यूट होती है, चाहे वो मॉडिफाई की क्यूरी आपने चलाई है, मतलब अपडेट्स में से आपने कोई भी क्यूरी चलाई है, चाहे वो इंसर्शन की थी या डिलीशन की थी, वट एवर क्यूरी आपने चलाई है, इसमें क्या है कि डेटाबेस इनिशियली कंसिस्टेंट स्टेट पे होता है, ये टाइम लाइन बता रही है। जब आप ट्रांजैक्शन को बिगिन करते हो तो ट्रांजैक्शन मतलब जैसे स्टार्ट होने से पहले जब बिगिन होती है तो उसके बाद ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन स्टेट पे आती है, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन डेटाबेस में टेम्परेली बीन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। और फिर जब वो आपकी ट्रांजैक्शन एंड हो जाती है तो उसके बाद डेटाबेस दोबारा कंसिस्टेंट स्टेट पे हो जाता है, चला जाता है वापस। A database should be in consistent state even if there are number of user requests that are currently accessing, reading or updating database। ये तो simple है, self explanatory है। Maintaining database consistency is difficult in case of replicated data। अगर आपने कॉपीज बनाई हुई डाटा की तो उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो डिफरेंट है। उसमें ये है कि फिर आपको सारी कॉपीज को हर वक्त अपडेट करना पड़ेगा और उसमें आइडेंटिकल वैल्यूज होनी चाहिए। तो दिस इज रेफर टू एज वन कॉपी इक्वलेंस। ठीक है, ये जब कंपनी लेवल पे आप काम कर रहे होते हैं तो डेटाबेस के बैकअप्स बनाए होते हैं, रेप्लिकेटेड डेटाबेसेस बनाए होते हैं कि अगर एक डेटाबेस किसी सर्वर पे फेल भी हो जाए
तो फिर आप दूसरे डेटाबेस से आप डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो उसमें सब में आपको ज़ाहिर बात है उसको कंसिस्टेंट रखने के लिए सारे के सारे में सेम ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, सेम डाटा पड़ा होना चाहिए, और इस चीज़ को हम वन कॉपी इक्वलेंस भी कह देते हैं। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट क्या चीज़ है कि अब ये जो ट्रांजेक्शन डिफरेंट आपने चलानी है तो ज़ाहिर बात है इनको मैनेज करना है। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का क्या काम है कि ट्राइज टू कीप डेटाबेस इन कंसिस्टेंट एंड रिलायबल स्टेट इवन व्हेन कंकरेंट एक्सेसेस एंड फेलियर्स अकर। नॉर्मली एसक्यूएल में जब आप काम कर रहे होते हैं तो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट डीबीएमएस का ही काम होता है। आपको स्पेशली इसको कुछ करना नहीं पड़ता। डेटाबेस सर्वर्स वगैरह जो है वो खुद ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कर लेते हैं डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में रखने के लिए और रिलायबल स्टेट में रखने के लिए। जब मल्टीपल यूजर्स सेम डेटाबेस से या सेम टेबल से या सेम रो को चेंज कर रहे हो या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो। अच्छा, टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ ट्रांजेक्शन की जब भी आपने कोई ट्रांजेक्शन चलाई है वो टर्मिनेट उसकी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक तो ये है कि ट्रांजेक्शन अपनी टास्क कंप्लीट कर ले, उसके इफेक्ट्स परमानेंट हो जाए, ठीक है, उस सूरत में वो होगी। तो ट्रांजेक्शन ऑलवेज टर्मिनेट इवन व्हेन देयर आर फेलियर्स। इफ ट्रांजेक्शन कैन कंप्लीट इट्स टास्क सक्सेसफुली इट्स इफेक्ट आर मेड परमानेंट। ठीक है, इसको हम कमिट कहते हैं कि एक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली किसी बगैर किसी प्रॉब्लम के वो चल गई और उसने अपना इफेक्ट जो है वो डेटाबेस में परमानेंट उसका फिर वो उसको क्या होगा वो कमिट कर देगी और डेटाबेस में इफेक्ट उसका परमानेंट हो जाएगा जो कि बाकी ट्रांजेक्शन को भी विजिबल होगा। ठीक है, जो कि सेम डाटा आइटम्स को कर रही है। इफ अ ट्रांजेक्शन स्टॉप्स विदाउट कंप्लीटिंग इट्स टास्क इट्स इनकम्प्लीट। तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट इफेक्ट आर अबॉर्टेड एंड रोल बैक। तो फिर वो इफेक्ट से वो रोल बैक करने पड़ेंगे आपको। तो रोल बैक में क्या होगा बेसिकली कि जब भी रोल बैक होगी ट्रांजेक्शन तो एग्जीक्यूशंस की स्टॉप होगी और ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड एक्शंस आर अनडन बाय रिटर्निंग डेटाबेस टू स्टेट फॉर देयर एग्जीक्यूशन। आप इसको एग्जांपल में इस तरह समझ लो कि आपने एक ट्रांजेक्शन चलाई जिसमें आप मल्टीपल रोज को मॉडिफाई कर रहे थे, लेकिन आपने जब 10 रोज को लेट्स सपोज मॉडिफाई कर रहे थे, आपको नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने जब 3 रोज को मॉडिफाई कर लिया तो चौथी रो पे आके आपकी ट्रांजैक्शन फेल होगी। अब जब ट्रांजैक्शन फेल हुई है तो डेटाबेस मैनेजर का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का क्या काम है कि वो उससे जो क्योंकि एग्जीक्यूशन तो कंप्लीट नहीं हुई, ट्रांजैक्शन तो कमिट नहीं हुई, तो इसको रोल बैक कर दे। वो जो 3 रोज आपने अपडेट की थी वो भी वापस अपनी पुरानी स्टेट पर रिवर्ट कर दें ताकि डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे। अच्छा, ट्रांजैक्शन क्या है बेसिकली क्या है, इसमें रीड ऑपरेशन है और राइट ऑपरेशन है। आगे एग्जांपल आएगी तो इसमें समझ आ जाएगा। और ये जो चीज़ क्या बता रही है कि बेसिकली बेस सेट है, ये रीड सेट और राइट सेट दोनों का यूनियन मिला के कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन है उसमें आप या रीड कर रहे होगे, राइट कर रहे होगे। मतलब रीडिंग भी कर सकते हो डाटा में से कि डाटा आइटम्स दैट ट्रांजैक्शन रीड्स फ्रॉम डेटाबेस, डाटा आइटम दैट ट्रांजैक्शन राइट फ्रॉम डेटाबेस। तो ये दो ऑपरेशंस आप किसी भी ट्रांजैक्शन में कर रहे होगे। रीड ऑपरेशन हो सकता है खाली रीड कर रहे हो सकता है खाली राइट कर रहे हो सकता है रीड और राइट दोनों कर रहे हो किसी ट्रांजैक्शन में। तो बेस तो एक रीड सेट होता है, एक राइट सेट होता है, और बेस सेट जो है इन दोनों का यूनियन करो तो बेस सेट बन जाता है। अब हम ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज में आते हैं। फिर ट्रांजैक्शन जो भी आपको चीज़ें बताई हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी कि वो किस तरीके से चलती हैं। ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं। एसिड मतलब इसके फर्स्ट नेम से एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो ACID अगर आपने इसको वैसे याद करना है तो ये एसिड प्रॉपर्टीज़ आप इसको कह देते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये 4 हैं। ठीक है, सक्सेसफुल डेटाबेस ट्रांजैक्शन इज कंसिस्टेंट एंड रिलायबल ड्यू टू द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज़। एटॉमिसिटी उसकी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेशन, देयरफॉर कॉमनली रेफर टू एज एसिड प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। अब एटॉमिसिटी क्या चीज़ है? A transaction is treated as a unit of operation. So either all transaction actions are completed or all are rejected. टॉमस्ट्री कहती है कि या तो सारे के सारे जो आपने ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी ऑपरेशंस किए हैं या तो सारे के सारे कंप्लीट हों, और अगर सारे कंप्लीट नहीं हुए तो फिर सारे के सारे रिजेक्ट हों। ठीक है, if execution of a transaction is interrupted by any sort of failure, upon recovery from failure the responsibility of DBM is to terminate the transaction by completing the remaining actions, terminate the transaction by undoing all the actions that have already been executed। कि मतलब ये इन दोनों में से कोई एक काम कर सकता है कि आप ट्रांजेक्शन एटॉमिसिटी को करने के लिए कि अगर वो टर्मिनेट कोई रिकवरी से जब फेलियर करेगा डेटाबेस में ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन की, एक ट्रांजेक्शन चल रही है वो इंटरप्ट होगी किसी वजह से। ठीक है, तो जब उस रिकवरी से उसने फेल करना है तो जहां तक वो कंप्लीट हो गई थी
वहाँ तक तो ठीक है, बाकी जितने रह गए थे ऑपरेशंस उसके उनको वो कंप्लीट कर गए 1, या फिर क्या करे कि ट्रांजैक्शन को टर्मिनेट करे और जितने उसने चेंजेस की थी, लेट्स सपोज उसने 10 चेंजेस करनी थी, सिर्फ 3 की थी, उन 3 को भी रिवर्ट कर दे। ये एटॉमिसिटी कहती है। ट्रांजैक्शन फेलियर और रिकवरी में कुछ आपकी यहाँ पे चीज़ें आती हैं कि क्या है, ट्रांजैक्शन इटसेल्फ मे फेल ड्यू टू किस वजह से, इनपुट डाटा एरर्स, डेडलॉक या अदर फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। अदर अवॉर्ड इटसेल्फ डेटाबेस में अवॉर्डेड बाइलिंग डेडलॉक्स। ठीक है, ये केसेस बताए हुए हैं। मेंटेनिंग ट्रांजैक्शन एटॉमिसिटी इन प्रेजेंस ऑफ दिस फेलियर्स कॉमनली कॉल्ड ट्रांजैक्शन रिकवरी। इस चीज़ को ट्रांजैक्शन रिकवरी कहते हैं, बता भी दी है। ट्रांजैक्शन सिस्टम क्रैशेस, मीडिया फेलियर, प्रोसेसर फेलियर, कम्युनिकेशन लिंकेजेस, पावर आउटेज की वजह से फेलियर हो सकते हैं। Ensuring transaction atomicity in the presence of system crashes is called crash recovery। ये बस एक डेफिनेशन दी हुई है कि अगर सिस्टम क्रैश कर गए तब आपने ट्रांजैक्शन जो है ना मेंटेन करना है एटॉमिसिटी को, तो उस चीज़ को हम क्रैश रिकवरी करते हैं। सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी मीन्स करेक्टनेस। ठीक है, ट्रांजैक्शन moves the database from one consistent state to another। इसके 4 लेवल्स हैं, डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 0। डिग्री 3 में ये चारों चीज़ें मेक श्योर होनी चाहिए कि इफ द ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन हम ट्रांजैक्शन टी कह देते हैं, और ट्रांजैक्शन टी हैज कंसिस्टेंसी लेवल ऑफ डिग्री 3 इफ टी डज नॉट ओवरराइड डर्टी डाटा फ्रॉम अदर ट्रांजैक्शंस। अभी डर्टी डाटा क्या चीज़ है? डर्टी डाटा रेफर टू द डाटा वैल्यूज दैट हैव बीन अपडेटेड बाय ट्रांजैक्शन बिफोर इट्स कमिटमेंट। ठीक है, इसकी एग्जांपल अभी यहाँ पर मैं आपको इसके थ्रू दे दूँगा। ट्रांजैक्शन चल रही होंगी, वैसे मैं बता देता हूँ कि डर्टी डाटा क्या है। आपकी एक ट्रांजैक्शन चल रही है T1, ठीक है, एक दूसरी ट्रांजैक्शन चल रही है T2। T1 किसी एक वैल्यू को चेंज करता है, ठीक है, चेंज करके राइट करता है, लेकिन अगर अभी T1 कमिट नहीं हुआ कि उसने अपने बाकी ऑपरेशन कंप्लीट नहीं किए, T2 उसी वैल्यू को रीड करता है जो कि T1 ने राइट की हुई थी। ठीक है, जब वो उसको रीड करते हैं तो वो बेसिकली इस पर क्या है, डर्टी डाटा कहलाएगी, क्योंकि अभी तक ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हुई थी। अच्छा, सेकंड इसका क्या है, टी डज नॉट कमिट एनी राइट्स अंटिल इट कंप्लीट्स ऑल इट्स राइट्स। कि एक तो ये है कि ओवरराइड डर्टी डाटा, डज नॉट ओवरराइड कि किसी ने डाटा पार्शली कंप्लीट हुई भी है, ठीक है, और उसने वो ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हुई, उसके डाटा को ट्रांजैक्शन एक दोबारा राइट ना करे, पहली चीज़। दूसरा क्या है, टी डज नॉट कमिट एनी राइट्स अंटिल इट कंप्लीट्स इट्स राइट्स। ठीक है, एंड ऑफ ट्रांजैक्शन, कि जब तक टी किसी भी राइट को कमिट ना करे, जब तक कि सारे के सारे ऑपरेशंस अपने सारे के सारे राइट्स कंप्लीट ना कर दे। टी डज नॉट रीड डर्टी डाटा फ्रॉम अदर ट्रांजैक्शंस। एक तो वो ओवरराइड ना करे डर्टी डाटा, और दूसरा वो रीड भी ना करे, ये इसका तीसरा है। अदर ट्रांजैक्शन डू नॉट डर्टी एनी डाटा रेड बाय टी बिफोर टी कंप्लीट्स। ठीक है, कि अदर ट्रांजैक्शन जिस चीज़ों पे टी ने काम करना है ट्रांजैक्शन T1 ने, तो कोई और ट्रांजैक्शन जो है वो इसके कंप्लीट होने से पहले जिस डाटा पे इसने काम किया हुआ है उनको डू नॉट डर्टी, के मतलब उनको राइट ना करें। इसकी जो डिग्री 2 है उसमें क्या है, पहले 3 स्टेप्स हैं। डज नॉट ओवरराइड डर्टी डाटा, ठीक है, टी डज नॉट कमिट एनी राइट्स, वही एंड ऑफ ट्रांजैक्शन, टी डज नॉट डर्टी डाटा। फिर उसके बाद डिग्री 1 है, इसके अंदर सिर्फ पहले 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, और डिग्री 0 है जिसमें सिर्फ ये एक रह जाता है। तो ये जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री है ना, वो आपकी ये है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन में कहूँ कि ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी का सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है, डिग्री लेवल, कौन सा डिग्री लेवल है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा करेक्टनेस ज़्यादा होगी या मेक श्योर करेगी, तो वो डिग्री लेवल 3 है। डिग्री 2 से एक लेवल कम हो जाता है, उसमें एक चीज़ देखो, ये तीसरा चौथा वाला जो वैल्यू है ये ख़त्म हो गई है। डिग्री 2 में ये थर्ड पॉइंट नहीं आता, डिग्री 1 में सिर्फ पहले 2 पॉइंट्स आते हैं, और डिग्री 0 में सिर्फ 1 पॉइंट आ जाता है। ये आप डिपेंड, ये उसी तरह है कि आपने लेवल्स डिफाइन कर दिए हुए हैं कि हम किस लेवल तक अपनी ट्रांजैक्शन की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाह रहे हैं। डिग्री लेवल 3 तक करना चाह रहे हैं तो ये चारों के चारों रूल्स जो हैं ये फॉलो होने चाहिए। 2 तक करना चाह रहे हैं तो ये 3 होने चाहिए। डिग्री 1 तक करना चाह रहे हैं तो ये 2 रूल फॉलो हो, और डिग्री 0 तक करना चाह रहे हैं तो ये पहला रूल बस फॉलो हो जाए। तीसरा इसकी जो प्रॉपर्टी थी एसिड प्रॉपर्टीज पे, वो आइसोलेशन है। आइसोलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स ईच ट्रांजैक्शन टू सी अ कंसिस्टेंट डेटाबेस एट ऑल टाइम। इन अदर वर्ड्स, an executing transaction cannot reveal its results to other concurrent transaction before its commitment। आइसोलेशन क्या मतलब है, इसका जो वर्ड का मीनिंग है वो क्या है कि अकेला, आइसोलेट कर देना किसी को। तो इसका मतलब है कि ये कहता है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो चल रही है वो जो भी डाटा या जो भी रिजल्ट है वो किसी और ट्रांजैक्शन को रिवील है ना करे, वो जिन चीज़ों पे काम कर रही है, जब तक कि ये कमिट नहीं कर जाती।
अच्छा, if two concurrent transaction access a data item that is being updated by one of them, it is not possible to guarantee that the second will read the correct value. अगर दो ट्रांजेक्शन एक्सेस कर रही हूँ डाटा आइटम दैट इज बीइंग अपडेटेड बाय वन ऑफ देम, के मतलब एक ट्रांजेक्शन डाटा रीड कर रही है, दूसरी जो है वो डाटा राइट कर रही है, और जो रीड कर रही है वो सेम डाटा ही राइट कर रही है, तो और वो कंकरेंट चल रही है। तो अगर आपने आइसोलेशन नहीं की होगी तो कोई, अगर आपने ट्रांजेक्शन आइसोलेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की होगी तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो सेकंड ट्रांजेक्शन है जो डाटा रीड करी थी वो करेक्ट वैल्यू करे। हाँ, अगर आप आइसोलेशन कर देते हो तो T1 जो पहली ट्रांजेक्शन है वो पहले अपने सारा का सारा डाटा राइट करेगी, उसके बाद अपने रिजल्ट बाकी ट्रांजेक्शंस को रिवील करेगी, और T2 जब रीड करेगी तो फिर वो करेक्ट वैल्यू रीड करेगी। यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी हुई है, आपके पास दो ट्रांजेक्शन्स बताई हुई हैं T1 और T2। T1 क्या कर रहा है, एक X वैल्यू है जो डेटाबेस में पड़ी हुई है वो रीड कर रहा है, X की वैल्यू को 1 प्लस कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करने के बाद X की वैल्यू को राइट कर रहा है और फिर कमिट कर रहा है। T2 क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, वो भी यही काम कर रहा है, राइट कर रहा है और कमिट कर रहा है। अब ये दो ट्रांजेक्शन्स के दो पॉसिबल एग्जीक्यूशन हो सकते हैं। अब इसमें से दो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन हो सकते हैं। अब दो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरह हो सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे X की इनिशियल वैल्यू डेटाबेस में कह देता हूँ 1 है, अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि इशू क्या है। अगर तो मैं ये कंसिस्टेंट वाला इसको कहता हूँ, ये करता हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, T1 ने रीड किया, T1 ने X की वैल्यू को क्या किया, X प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू X की 2 होगी। T1 ने राइट किया, डाटाबेस में 2 लिखा गया, T1 ने कमिट किया, ट्रांजेक्शन 1 कंप्लीट, फुली आइसोलेट है। फिर ट्रांजेक्शन 2 ने रीड किया तो इसने वैल्यू क्या रीड की 2, इसने उसको प्लस किया तो किया 3, राइट किया, राइट 3 कर दिया, X की वैल्यू कमिट कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे ये जो कंसिस्टेंट है इसमें X की वैल्यू 3 पड़ी हुई है। लेकिन अगर ये ट्रांजेक्शन कंकरेंट इस तरह चल रही होती, ठीक है, इस सीक्वेंस में जो राइट साइड पे गिवन है, इसमें क्या होगा, T वैल्यू रीड करता, अब डाटाबेस में हमारे पास 1 नहीं पड़ा हुआ दोबारा, इसने 1 रीड किया, T1 ने वैल्यू X प्लस 1 किया तो 1 प्लस 1 क्या कर दिया, X की वैल्यू 2 कर दी ट्रांजेक्शन 1 में। T2 ने रीड किया, अब क्योंकि T1 ने X की वैल्यू इंक्रीमेंट की है, राइट नहीं की और कमिट नहीं किया, अभी तक राइट नहीं की, तो T2 ने जब रीड किया इसने 1 ही रीड किया। T1 ने राइट किया तो इसने 2 राइट किया, लेकिन इसने अभी तक क्योंकि कमिट नहीं किया हुआ, ठीक है, तो इसने दूसरे को शो नहीं किया। T2 ने X की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया तो इसने 1 रीड किया था, तो इसने 1 प्लस 1 किया, इसने भी 2 कर दिया। T2 ने राइट किया तो इसने भी 2 की जगह पे 2 ही लिख दिया। फिर T1 कमिट हुई, T2 कमिट की, डेटाबेस के एंड में X की वैल्यू 2 पड़ी हुई है। तो ये क्या है, डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो गया कि दो ट्रांजेक्शन कंकरेंट चली है, असल में तो वैल्यू 3 आनी चाहिए थी लेकिन डेटाबेस में पड़ी होनी चाहिए थी। तो ये डेटाबेस में वैल्यू क्या है, 2 पड़ी हुई है। तो ये वाला जो राइट साइड पे गिवन है ये बेसिकली आपकी जो ट्रांजेक्शन, ये दूसरा सीक्वेंस है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट है। इस सीक्वेंस पर अगर ट्रांजेक्शन चलेगी, ट्रांजेक्शन आइसोलेशन ये क्या चीज़ सॉल्व करती है, एक तो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम सॉल्व करती है। लॉस्ट अपडेट क्या होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, कर्सर स्टेबिलिटी भी कहते हैं। आप इसको लॉस्ट अपडेट ही समझ लो कि लॉस्ट अपडेट occurs when two different transactions are trying to update the same column on same row within database at the same time. Typically, one transaction updates a particular column in particular row, while another transaction that began very shortly afterwards did not see this update before updating the same value itself. The result of first transaction is then lost, and it's seemingly overridden by second transaction. ये जो काम हो रहा है ना, इसी की बात कर रहा है, ठीक है। लॉस्ट अपडेट्स के आपके क्या है, लॉस्ट अपडेट कब आएगी कि दो ट्रांजेक्शन्स हैं वो चल रही हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन जो आपकी पहली थी, एक ट्रांजैक्शन है, उसने एक पर्टिकुलर कॉलम को किसी रो में अपडेट कर दिया, ठीक है, अपडेट किया, लेकिन अदर जो ट्रांजैक्शन थी उसने उसको अपडेट करना था, दूसरी शॉर्टली उसी के बाद स्टार्ट हुई। अब पहली ने जो उसको अपडेट अभी तक किया नहीं है, लेकिन दूसरी ने उसको, ठीक है, उसकी अपडेट को देखा नहीं है, दूसरी स्टार्ट हुई है, उसने देखा नहीं, आफ्टर डिड नॉट सी इट्स अपडेट बिफोर अपडेटिंग द सेम वैल्यू इटसेल्फ, तो उसी वैल्यू को ओवरराइट कर देते हैं। इसकी एग्जांपल अभी आगे आ जाएगी, उससे भी क्लियर आपको हो जाएगा। दूसरा क्या, ये प्रिवेंट करती है आइसोलेशन। अच्छा, आइसोलेशन क्या करेगी, ये वाला मसला हल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ट्रांजेक्शन 1 पहले चलेगी, कंप्लीट होगी, उसके बाद ट्रांजेक्शन 2 जब चलेगी तो वो सारे के सारे अपडेट्स देख चुकी होगी और फिर वो कंप्लीट होगी, तो आपका लॉस्ट अपडेट्स का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। दूसरा क्या है, कैस्केडिंग अबॉर्ट्स। ये क्या चीज़ है, कैस्केडिंग अबॉर्ट्स occur when a transaction permit other transaction to see its incomplete result before committing and then decides to abort. Any transaction that has read its incomplete values
will have to abort itself. Cascading aborts की अवॉइड करती है. उसमें ये cascading aborts क्या कहता है? दो ट्रांजेक्शन चल रही थी T1 और T2. T1 ने T1 अलाउ कर रहा है कि जिस डाटा को मैं राइट करना है, जो मैं जिस पे परफॉर्म कर चुका हूँ, वो दूसरी ट्रांजेक्शन्स को विजिबल हो जाए. ठीक है. लेकिन T1 क्या है, उसने लेट्स सपोज x की वैल्यू थी, उसने x की वैल्यू अपडेट कर दी 10 के ऊपर. 10 अपडेट कर, x की एक्चुअल वैल्यू थी 5, उसने 10 उसको अपडेट कर दिया. T2 स्टार्ट हुई, उसको 10 वैल्यू मिल तो गई. ठीक है, लॉस्ट अपडेट वगैरह का कोई इशू तो नहीं आ रहा, उसको वैल्यू तो मिल गई 10. लेकिन T1 ने थोड़ी देर बाद डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये T1 तो अबॉर्ट हो रही है किसी वजह से. T1 अबॉर्ट हो गई तो जाहिर बात है T1 ने अपनी सारे के सारे जो परफॉर्म ऑपरेशन किए थे उसको रोल बैक करना है. तो इस कैस्केडिंग अबॉर्ट्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो T2 जिसने इसका कमिट करने से पहले रिजल्ट, T1 के कमिट करने से पहले रिजल्ट जो उसका रीड किया था, T2 को भी अबॉर्ट होना पड़ेगा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए. अच्छा, आइसोलेशन जो है इसमें क्या है, आपको जो मैंने अभी बताया था 4 डिग्री सी, तो डिग्री 0 है. वेरी लिटिल आइसोलेशन अदर देन प्रिवेंटिंग लॉस्ट अपडेट्स. कंसिस्टेंसी के 4 लेवल थे और आपके आइसोलेशन के भी कुछ लेवल्स हैं. सॉरी, ये डिग्री 0 है, प्रिवेंटिंग वेरी लिटिल आइसोलेशन करते हैं. हाउएवर, since transaction commit write operations before the entire transaction is completed and committed, if an abort occurs after some writes are committed to a disk, the updates to data item that have been committed will need to be undone. ठीक है, ये तो सिंपल है. At this level, other transactions are allowed to read dirty data. It may be necessary to abort them as well. ये वही बात जो हम cascading aborts की कर चुके हैं, ये वही बात कर रहे हैं. डिग्री 2 जो है, इसकी भी 4 डिग्री है. डिग्री 0 वेरी लिटिल आइसोलेशन प्रोवाइड करती है, मतलब कंकरेंट जो है ना, उनको कंकरेंट जो है ट्रांजैक्शंस आपकी चल सकती हैं और उसके अंदर ये चीज़ ये अलाउ करती है. लेकिन अगर ज़ाहिर बात है, ये वही जो अभी इससे पिछली स्लाइड में मैंने बात की है, अगर एक ट्रांजैक्शन दरमियान में अबॉर्ट कर जाती है तो दूसरी को भी अबॉर्ट करना पड़ेगा. डिग्री 2 क्या है, ये कैस्केडिंग अबॉर्ट्स को प्रोवाइड करती है, ये वाले जो हमने बात की है. डिग्री 3 फुल आइसोलेशन प्रोवाइड करती है, विच फोर्सेस one of the configuring transaction to wait until the other one terminates. Such execution sequences are called string. डिग्री 3 क्या करती है कि अगर तो इनके अंदर कोई कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है ट्रांजैक्शन से, जब हम सीरियलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा, तो फिर तो वो वेट करेगी कि ट्रांजैक्शन 1 पहले कंप्लीट हो जाए फिर दूसरी हो. लेकिन अगर कोई कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन नहीं है दोनों में, तो वो दोनों को एज इट इज चलने देगी, फिर कोई मसला नहीं आएगा. अच्छा, यहाँ पे अब डर्टी रीड वगैरह की डेफिनेशंस दोबारा आ रही हैं. डाटा आइटम मॉडिफाइड विद ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट कमिटेड येट. ट्रांजैक्शन T1 मॉडिफाइज डाटा आइटम वैल्यू व्हिच इज read बाय अदर ट्रांजैक्शन T2 बिफोर T1 परफॉर्म्स कमिट और अबॉर्ट. T1 के कमिट या अबॉर्ट होने से पहले T2 उसकी जिस पर वो प्रोसेस कर रहा था उसके डाटा को रीड कर ले जिसको उसने राइट किया था, तो इसको हम डर्टी रीड कहते हैं. इन केस T1 aborts, T2 हैज रेड वैल्यू विच never have existed in database. तो डर्टी रीड का ये इशू हो सकता है. सेकंड क्या है, नॉन रीडेबल और फजी रीड. ट्रांजैक्शन T1 रीड्स डाटा आइटम वैल्यू, अदर ट्रांजैक्शन देन मॉडिफाइज और डिलीट्स दैट डाटा आइटम एंड कमिट्स. कि एक T1 थी, उसने एक डाटा आइटम को रीड किया, दूसरी जो T2 थी जो उसने क्या किया, साथ ही उसको मॉडिफाई कर दिया, डाटा की वैल्यू को चेंज कर दिया, या फिर उस रो को, उस डाटा को डिलीट कर दिया. तो अगर T1 दोबारा अटेम्प्ट करेगा उस डाटा को रीड करने की, तो या तो इसके पास डिफरेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, या फिर उसको डाटा मिलेगा ही नहीं. Thus two reads within the same transaction return different results. तो इसको हम क्या कहते हैं, फजी रीड या नॉन रिपीटेबल रीड भी कहते हैं. नॉन रिपीटेबल क्या है कि एक ही डाटा को दूसरी दफा रीड करने की कोशिश की तो वो दोबारा रीड हो नहीं पाया या डिफरेंट वैल्यू रीड हुई. ठीक है, तो एक डर्टी रीड आ गया, नॉन रिपीटेबल रीड आ गया, और फिर फैंटम रीड. Phantom conditions occurs when a transaction T1 does not search within a predicate where conditions and T2 insert new row that satisfies the predicate. ठीक है, ये ऐसा है कि ट्रांजैक्शन 1 थी, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं कि आपकी ट्रांजैक्शन 1 थी जो कि एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को रीड करी थी. ऐसा एम्प्लॉय जिसकी एम्प्लॉय नंबर लेट्स सपोज 101 था. ठीक है, वो उस प्रेडिकेट में सर्च कर रहा है कि वो कर रहा है सर्च स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 101.
तो T1 ने जब ट्रांजैक्शन को रीड किया तो उसके पास रिजल्ट क्या आया, कुछ भी नहीं, क्योंकि 101 एग्जिस्ट नहीं करता था। और T2 जो है वो कंकरेंटली क्या करे कि 101 रिकॉर्ड की एंट्री कर दे। T2 ट्रांजैक्शन कह रहा है इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड दैट सेटिस्फाइज द प्रेडिकेट। मतलब T1 ने जो वेयर की कंडीशन लगाई हुई थी ना, वेयर एम्प्लॉय आईडी 101, उसको तो पहले रिजल्ट, वो पहले चल गई, उसको रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन T2 जो उसके साथ कंकरेंट चल रही थी, वो बेसिकली क्या करे, वो एक नई रिकॉर्ड ऐड करे जो कंकरेंट ट्रांजैक्शंस है, जो एम्प्लॉय 101 का रिकॉर्ड ऐड करे कि 101 उसका नाम वगैरह ऐड कर रहा है। तो इस तरह का जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो बेसिकली फैंटम ट्रांजैक्शन हो जाएगी, उसको हम फैंटम ट्रांजैक्शन। चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी जो है एसिड प्रॉपर्टीज में, वो ट्रांजैक्शन ड्यूरेबिलिटी है। अ डेटाबेस ट्रांजैक्शन इज ड्यूरेबल इफ आफ्टर इट्स कमिटमेंट्स इट्स रिजल्ट आर परमानेंट एंड कैन नॉट बी इरेज्ड फ्रॉम डेटाबेस। इसको ट्रांजैक्शन ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। ये तो सिंपल सा कि आपने एक डाटा जो भी आपने कमिट कर दिया एक ट्रांजैक्शन में, उससे राइट ऑपरेशंस किया, जो भी ऑपरेशंस किए थे, उनका जो रिजल्ट है वो परमानेंट हो और डाटाबेस में से इरेज ना हो। ट्रांजैक्शन ड्यूरेबिलिटी बेसिकली क्या रिक्वायर है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंश्योर दैट द रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन विल सर्वाइव सब्सिक्वेंट सिस्टम फेलियर। तीसरा क्या है, रिकवर द डेटाबेस टू अ लास्ट कंसिस्टेंट स्टेट वेयर ऑल द कमिटेड एक्शंस वर रिफ्लेक्टेड इन केस ऑफ क्रैश और फेलियर। अच्छा, ये जितने भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सारी की सारी आपका डीबीएमएस खुद इनको इन सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है। आप स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती। आप कंकरेंट ट्रांजैक्शंस ही कर रहे होते हैं, लेकिन डीबीएमएस ये खुद माइक्रोसॉफ्ट का हो या ओरेकल का हो या टेराडाटा वगैरह जो भी आईबीएम का DB2 हो, ये खुद ये सारे काम कर रहा होता है।